शनिवार शाम 5 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सपत्नीक 5वीं लाइन इटारसी स्थित गोठी निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीवादी स्वर्गीय समीरमल गोठी को पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और भाजपा की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। शनिवार को नर्मदांचल के विभिन्न स्थानों पर अपने दौरे पर सपत्नीक आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इटारसी शहर भी पहुंचे, जहां सबसे पहले 5वीं लाइन स्थित गोठी निवास पर पहुंचकर उन्होंने सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक स्वर्गीय समीरमल गोठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने गोठी परिवार के सुधीर गोठी और संजय गोठी से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पूरे परिवार के साथ पूरी आत्मीयता के साथ मिले। इससे पूर्व श्री सिंह एवं श्रीमती अमृता सिंह का स्थानीय कांग्रेसियों ने सड़क पर ही केवल हाथ जोड़कर नमस्ते के साथ अभिवादन स्वीकार किया। ज्ञात रहे कोविड-19 के चलते श्री सिंह ने उनके स्वागत आदि परंपराओं के लिए पूर्व से ही मना कर दिया था। करीब 20 मिनट तक गोठी निवास पर रहे श्री सिंह इसके पश्चात स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पहले से मौजूद स्थानीय कांग्रेस जनों से मुलाकात के पूर्व उन्होंने मीडिया से चर्चा की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, राम मंदिर जमीन मुद्दा, धारा 370 सहित प्रदेश में भाजपा की मनमानी नीतियों को लेकर भाजपा सरकार को जमकर कोसा। ग्वालियर का नाम महान ऋषि गोलक के नाम पर रखा गया, इसलिए उसका नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे ग्वालियर में शहीद हुए। वो हमेशा हमारे लिए आदर्श रहेंगे। लेकिन ये तो मांग रखी गई है, मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा जल्दबाजी की गई है, क्योंकि ग्वालियर का नाम उस महान ऋषि के रखा गया है, जो कि हज़ारों साल पहले यहाँ परिवर्तन किया। ये शिकायतें तो पहले भाजपा किया करती थी। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जयभान सिंह पवैया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने खुलेआम पब्लिक मीटिंग में उनको गद्दार कहा है। तो ये जांच पड़ताल की मांग पहले भाजपा करती थी और कुछ शिकायतें जरूर हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो केंद्र सरकार हमारी यूपीए की थी, उस समय 9 रुपया प्रति लीटर लगभग पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज थी। कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइस, रिफाइनरी कॉस्ट, फिर उसमें कमीशन ऑफ दी एजेंट जो कि पेट्रोल डीलर है। इस तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो स्टेट टैक्स है और सेंट्रल एक्साइज टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। और ये पूर्ति क्यों की जा रही है? क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कॉरपोरेट टैक्स में कमी आ गई। तो हम लोग तो शुरू से कहते थे कि ये सरकार जो है सूद-बूद की सरकार है, गरीबों के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ है। अब कोरोना में पहले वेव में तो गरीब बेरोजगार हुआ, पहले नोटबंदी में बेरोजगार हो गया था, मध्यम वर्गीय परिवार इसमें लुट गया। जिस परिवार में
अस्पताल किसी को अपने को एडमिट कराना पड़ा, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख 3 लाख 4 लाख से कम का बिल नहीं बना। और लॉकडाउन में जिस अमानवीय ढंग से प्रशासकीय तंत्र ने व्यवहार किया है वो निंदनीय है। अरे ठीक है, आप यहाँ पे व्यवस्था करने आए हैं, आप थप्पड़ मार रहे हैं, आप लात मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। मुझे बताया गया कि इटारसी में गरीब ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले, जेसीबी से उनके ठेले तोड़ दिए गए, उनके गुमटियाँ तोड़ दी गई। शायद उनको मालूम नहीं है प्रशासन को कि ये वेंडर्स के लिए, ठेले वालों के लिए, स्ट्रीट पे जो ठेला लगाते हैं उनके लिए कानून बन चुका है, जिसे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहते हैं, जो यूपीए सरकार लाई थी। और हर ठेला लगाने वाले को लाइसेंस दिया जाता है, उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक कि आपको उसको वैकल्पिक स्थान न बताएं। तो जो अमानवीय ढंग से व्यवहार किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। और मुझे बताया होशंगाबाद के जिले की शिकायत कि प्रशासन तंत्र जो है बिल्कुल एक तरफा काम कर रहा है। इस पर हमें आपत्ति है। महंगाई की बात है, महंगाई तो खैर ठीक है, पेट्रोल डीजल तो हम लोग जो गाड़ी वाले ठीक है। आज मुसीबत है गरीब की, खाने का तेल दुगना हो गया, दुगना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस नहीं बढ़ी, प्रोसेसर को हजारों करोड़ का फायदा हुआ और उस पर मूल्य नियंत्रण कानून को लागू नहीं किया गया, जिसमें कि उपभोक्ता परेशान हो गया। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार तो इस राज्य में नष्ट हो चुके हैं और इन्हें उसकी फुर्सत नहीं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सबने भगवान राम के मंदिर के निर्माण में चंदा दिया। क्या आपने कभी सुना है कि इटारसी होशंगाबाद में किसी भी जमीन की कीमत आधे घंटे में 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई, 9 गुना बढ़ गई? और उसके बारे में कोई प्रश्न पूछता तो कहते साहब ये तो राशि। ये सब बातें हैं जिस पर कि आपको ध्यान देना चाहिए, मीडिया को पूरा ध्यान देना चाहिए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस बयान को कोट किया था जब ये प्रधानमंत्री थे। उनसे जब पूछा गया कि कश्मीर समस्या का हल क्या है, उन्होंने कहा कि 3 बिंदु हैं जिसके भीतर ही कश्मीर समस्या का हल ढूंढा जाता है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों की राय लेना चाहिए। इंसानियत, ये सब लोगों का ध्यान रखते हुए उसमें निर्णय लेना चाहिए। और कश्मीरियत, जो कश्मीर की गंगा जमनी संस्कृति है, उसको साथ में लेकर काम करना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जो निर्णय लिया वो पूरे तरीके से न उसमें जमहूरियत, उसमें जेल में बंद थी, विधानसभा हम हो चुके, सस्पेंशन में थी। तो इसलिए हमने इस बात को कहा था कि उन्होंने किसी से राय मशवरा नहीं किया और वो सारे राजनीतिक दल वो मोटे तौर से जो समर्थन करते थे भारतीय संविधान, उनको सबको जेल में बंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती से साथ उन्होंने सरकार बनाई, उसको भी जेल में बंद कर दिया। फारूक साहब को भी बंद कर दिया। तो इसलिए वो मैंने कहा था कि अगर सरकार हमारी आती है तो इस पर हम पार्टी का जो निर्णय है वो यही है कि इस पर विचार किया जा सके। इस पर मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं पूछता हूँ भाजपा से कि उन्होंने मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार क्यों बनाई, जो कि धारा 370 हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, उनसे सरकार क्यों बनाई? ये दोहरा मापदंड है भाजपा। पात्रा जी हमें ये बताएं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद से समझौता किसने किया? जब मुफ्ती साहब की दूसरी बेटी आतंकवादियों ने उसका अपहरण किया तो भाजपा का समर्थन था। उस समय इन्होंने
आतंकवादियों को छोड़ दिया। फिर अटल जी की सरकार में घोर आतंकवादी वो इन्होंने कंधार में जाकर छोड़कर आए। समझौता किसने किया? हमेशा से इन लोगों ने समझौता किया है। पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ, 44 लोग हमारे शहीद हो गए। आपका इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी पूरे तरीके से कि इस तरह घटना हो सकती थी, लेकिन डीजी सीआईएसएफ ने मांग की थी कि हमें जो हमारी जो बटालियंस हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए। उसकी स्वीकार आपने क्यों नहीं किया? 14 तारीख को घटना हुई, ये हादसा हुआ। एक हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस विंग ने सबको सूचित कर दिया था कि कभी भी यहाँ पे ये इस तरह का ये मुजाहिदीन जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए तब आपने क्यों उसके साथ आपने उनके खिलाफ रोका क्यों नहीं? मध्य प्रदेश की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मोबाइल फोन के आधार पर वो आईएसआई के साथ उनके लिए वो जासूसी कर रहे थे। 14 लोग पकड़े गए। उन पर आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चढ़ाया? संबित पात्रा उसका जवाब क्यों नहीं देते? इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और श्रीमती अमृता सिंह के अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, पुष्पराज पटेल, सत्येंद्र फौजदार, महेंद्र शर्मा, श्रीमती मीना वर्मा, पाली भाटिया, पंकज राठौर, लखन बैस, हेमंत शुक्ला, बाबू हिमांशु अग्रवाल, सुंदर लाल भावसार, रमेश साहू, अशोक जैन, मयूर जायसवाल, राहुल दुबे, रामशंकर सोनकर, पिंकी शर्मा, प्रतीक मालवीय आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।